सो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपका जो फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है कभी कभी चल रहा है, कभी एरर आती है, कभी चलता है, कभी एरर आती है रैंडम तरीके से, और हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न जो है ना वो है कि किस तरह से हम सर्वर से डेटा फेच करते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसका कॉज है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या है, ताकि कभी भी हमारे प्रोडक्शन के अंदर इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि सर्वर से डेटा फेच करने के अंदर कौन से प्रॉब्लम होते हैं और कौन सा एक बेटर तरीका है फेच के साथ में काम करने का। सो मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ हमारे स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डेमो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जहाँ पर प्रोडक्ट्स पेज है और इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स जो है सर्वर से लोड हो रहे हैं। सो यहाँ पर हमने रिएक्ट यूज़ किया है। रिएक्ट का ये एप्लीकेशन है, वीट की मदद से इसको इंस्टॉल किया हुआ है, बेसिकली सेटअप किया है। तो अभी देखिए प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर हम करते हैं रिफ़्रेश तो देखिए एरर आ गई, product.map is not function। इस टाइप की एरर आपने बहुत बार देखी होगी। रिफ़्रेश करते हैं तो अभी चल रहा है, रिफ़्रेश करते हैं क्रैश हो रहा है, अभी चल रहा है। तो इस तरह से रैंडम तरीके से कभी चलता है, कभी फेल हो जाता है। ये क्लासिक प्रॉब्लम है जब भी आप रिएक्ट के साथ में काम करते हो या फिर किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ में काम करते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कॉज समझने की कोशिश करते हैं। सो ये देखिए, ये हमारा वो कंपोनेंट है app.jsx, जिसके अंदर एकदम क्लासिक तरीके से हमने डेटा फेच किया है। अब देख सकते हो यहाँ पर यूज़ इफेक्ट किया हुआ है हमने, और यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ पर हम फेच की मदद से यहाँ से इस सर्वर से हम प्रोडक्ट्स को फेच कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम जेसन पार्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को। जो भी फेच करते हैं तो हम res.json करके जो भी डेटा आता है उसको इस तरह से जेसन को पार्स करते हैं, एंड देन उसको हम स्टोर कर रहे हैं यूज़ स्टेट के अंदर। और यूज़ स्टेट के अंदर स्टोर करने के बाद यहाँ पर फाइनली इसको हम इस तरह से मैप की मदद से लिस्ट के अंदर रेंडर कर रहे हैं। तो यही आपने जो देखा है वेब पेज के ऊपर, ये सेम कंपोनेंट है। अब जो सर्वर है हमारा, सर्वर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेस.js का सर्वर है, जल्दी से हमने सेटअप किया है। एंड इसके अंदर थोड़ा सा सर्वर को सिमुलेट करने के लिए ना क्या किया है कि एक रैंडम तरीके से ये कभी एरर थ्रो करता है, कभी डेटा सेंड करता है, क्योंकि जो सर्वर होता है कुछ इसी तरह से काम करता है। कभी भी एरर आ सकती है, कभी भी डेटा आ सकता है। तो उसको सिमुलेट करने के लिए बस रैंडम तरीके से कभी 500 एरर आ जाएगी, कभी डेटा आ जाएगा, राइट। और रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, कभी एरर्स आती है, वो एरर आपकी 500 हो सकती है, 404 हो सकती है, या फिर और भी कोई एरर हो सकती है। अब देखिए वापस आते हैं और यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? जो एरर हमने देखी थी वो ये थी कि product.map not a function, ये वाली एरर थी, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, फेच कॉल किया है। फेच कॉल से हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी, एक एरे आएगा, राइट। और उसको ही हम पार्स करके फिर यूज स्टेट के अंदर स्टोर कर रहे हैं ताकि यहाँ पर उसके ऊपर मैप लगा के हम रेंडर करें। बट प्रॉब्लम ये है, देखिए जब भी एरर आती है सर्वर से तो यहाँ से कोई एरे नहीं आ रहा है, यहाँ से एक एरर ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। कभी एरे आ रहा है, कभी एरर ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन हमारे कोड के अंदर अगर देखोगे तो इसका ध्यान हमने रखा ही नहीं है, उसकी वजह से एरर आ रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये एरर आ रही है ना, यहाँ पे 500 जो है वो एरर है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास नहीं आ रहे इस स्टेट के अंदर, और उसकी वजह से ये मैप उसके ऊपर नहीं कर पा रहा है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ट्राई कैच लगा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए करके देखते हैं उसको। सो यहाँ पर आते हैं एंड करते हैं ट्राई, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लेके आते हैं ट्राई के अंदर, एंड यहाँ पर करते हैं कैच एरर, एंड यहाँ पर करते हैं console.error, एंड एरर को यहाँ पर लॉक करते हैं इस तरह से, ओके। एंड यहाँ पर और एक काम करते हैं, जस्ट और कोई कंसोल लॉक करते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हम आ रहे कि नहीं आ रहे, राइट। सो कुछ भी ऐसे कर सकते हैं जस्ट टू चेक, राइट। अभी 500 एरर आ रही है, इसका मतलब क्या हम यहाँ पे कैच के अंदर आने चाहिए? क्या लगता है आपको?
देखते हैं। चलिए सेव करते हैं एंड यहाँ पर एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं, तो मुझे कोई भी वो इक्वल साइन वाला वो नहीं दिख रहा है। एरर फिर भी आ रही है, हमारा एप्लीकेशन फिर भी क्रैश हो रहा है। ट्राई कैच लगा के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर। आप देख सकते हो, इनफैक्ट हम कैच के अंदर जा ही नहीं रहे हैं, नहीं तो ये प्रिंट होता था। देखिए ये कहीं पे भी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कैच के अंदर हम नहीं जा रहे। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए ट्राई और कैच ये काम कैसे करता है। बेसिकली कैच के अंदर वही एरर्स हम कैच कर लेते हैं अगर यहाँ पे वो एरर जो है उसको थ्रो किया है, एक्सप्लिसिटली थ्रो किया है, राइट। यहाँ पर कुछ भी एरर आ चुकी है, लेट्स से कि इस तरह से अगर हमारा यूआरएल हम चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे एरर आ सकती है, राइट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अगर ऐसा करेंगे अभी हम इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट एरर यहाँ पर थ्रो हुई है इसी जगह पर, इस ट्राई के अंदर। बट ये जो 500 सर्वर हमें सेंड कर रहा है एरर, तो यहाँ पे ये थ्रो नहीं कर रहे हम एरर। 500 सिर्फ हमें रिस्पॉन्स के अंदर वो स्टेटस कोड आ रहा है बस। 500 सर्वर बोल रहा है कि ये 500 है, प्रॉब्लम है सर्वर के ऊपर। फिर जेसन भी आ रहा है हमें, तो हम जेसन को पार्स भी कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्वर भेज रहा है ना जेसन। एरर भी आता है तो भी जेसन ही भेज रहा है। देखिए तो यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं हो रही है और उसकी वजह से हम कैच के अंदर उसको कैच नहीं कर पाते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए सॉल्यूशन इसका ये है कि जैसे ही रिस्पॉन्स आता है आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक लगाना है। इफ़ रिस्पॉन्स के ऊपर ना कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ दिखेगी। मैं एक काम करता हूँ, पहले ना आपको console.log रिस्पॉन्स को लॉग करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखिए ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है एंड इसके ऊपर देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेगी, जैसे ये है, ओके है, रिडायरेक्टेड है, स्टेटस कोड अगर आपको देखना है तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बॉडी भी होती है, इसके अंदर डेटा आता है। बट यहाँ पर ये जो ओके है ना, इसको हम चेक कर सकते हैं। ओके कभी आता है अगर सर्वर के ऊपर से 200 टू 299, देखिए ध्यान रखिए इसके ऊपर, 200 स्टेटस कोड टू 299 इस रेंज में अगर स्टेटस कोड आता है तो वो ओके जो होता है वो ट्रू होता है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर इसके अलावा कोई स्टेटस कोड है तो ओके जो होता है वो फॉल्स होता है। इसका मतलब वो ये दिखाता है कि सर्वर से एरर आई है, राइट। सो हमने सर्वर से भेजी है 500 एरर जो कि इस रेंज के अंदर नहीं है, तो ओके जो है वो फॉल्स होगा। या फिर 404 जो है वो भी ये इस रेंज के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे भी ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे जस्ट चेक करना है इफ़ रेस ओके, और उल्टा चेक लगाते हैं कि ओके अगर नहीं है तो, ओके अगर नहीं है तो क्या करना है, हमें क्या कर सकते हैं। मे बी हम यूज़र को एरर दिखा सकते हैं, राइट। ये एक काम हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट एरर सेट एरर, एक स्टेट हमने बना दिया, यूज़ स्टेट, एंड यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग अभी के लिए करते हैं। एंड अगर ओके नहीं है यहाँ पर करेंगे सेट एरर, एंड यहाँ पर करते हैं फेल्ड टू फेच द डेटा, ऐसे कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से हमें करना है रिटर्न, क्योंकि इससे आगे नहीं जाना है ना। कोई हमें यहाँ पे जो डेटा है उसको पार्स करना है डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स है ही नहीं, राइट। सो ये हमें करना है, ऑलराइट। एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आते हैं और एरर है तो एरर दिखाएंगे। तो यहाँ पर कर सकते हैं इफ़ एरर, तो यहाँ पर कर सकते हैं मे बी H1 लगा देते हैं और करते हैं एरर फेचिंग, या फिर वो एरर जो है वही दिखाएंगे हमें इसके अंदर, स्टेट के अंदर जो एरर हमने स्टोर की है, राइट। एंड और एक चीज़ हमें जल्दी से यहाँ पर करनी पड़ेगी, जैसे रिक्वेस्ट शुरू हो जाती है, या फिर हाँ पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। सो वापस चलते हैं, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट्स हमारे दिख रहे हैं, ये देखिए एरर आ गई, एरर मैसेज हम दिखा रहे हैं यूज़र को, और हमारा एप्लीकेशन अभी क्रैश नहीं हो रहा है, राइट। सो ये एक बेटर तरीका है एरर्स को हैंडल करने का, कि एप्लीकेशन आपका क्रैश ना हो। इसकी जगह आप कुछ एक्शन लो, या तो यूज़र को दिखाओ या फिर रिट्राई करो, बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर, राइट। सो ये हो गया। अभी क्वेश्चन ये है कि
यहाँ पर ये जो ट्राई कैच हम यूज़ कर रहे हैं, क्या ये यूज़ करना चाहिए? क्या फ़ायदा है अगर ये यहाँ पे आ ही नहीं रहे हम कैच के अंदर? तो देखिए इसका भी फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ये यूज़फुल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ना ऐसे समझ लेते हैं कि ये rest.ok जो है ना ये नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये ओके जो है ना वो चेक कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, आगे हम बढ़ ही नहीं रहे और कोई एरर थ्रो नहीं हो रही उसकी वजह से। इसको अगर मैं हटा देता हूँ, अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हटा देता हूँ एंड ये जो कॉल हमने किया है ये अगर फेल हो जाता है फॉर सम रीज़न, तो देखिए क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, सर्वर के ऊपर जाके ना एक एरर थ्रो करता हूँ, यहाँ पर थ्रो न्यू एरर। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सर्वर है ना वो क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। इसका मतलब ये जो रिक्वेस्ट है ये फेल होगी, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। ओके, सो अब देखते हैं, सेव करते हैं इसको एंड यहाँ पर जाके करते हैं रिफ़्रेश, और यहाँ पर आप देख सकते हो अब हम आ चुके हैं हमारे कैच के अंदर, राइट। अब ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये अगेन ये एक क्लासिक एरर आपको हमेशा दिखेगी, जेसन पार्स की एरर आती है। ये आपने बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर देखी होगी, जेसन पार्स, जेसन डेटा को पार्स करने की एरर। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए अब जो एरर आ रही है ना वो इस लाइन पे आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है इस रिस्पॉन्स के अंदर कोई जेसन नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्वर तो क्रैश हो गया हमारा। तो रिस्पॉन्स के अंदर कोई जेसन नहीं है, और जेसन नहीं है तो हम इसको पार्स ही नहीं कर सकते जेसन को। यही ये जो एरर है ये बोल रही है कि कैन नॉट पार्स अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर लाइन 1, क्योंकि वो पार्स ही नहीं कर पा रहा है, कोई जेसन नहीं आ रहा है सर्वर से, उससे पहले सर्वर हमारा क्रैश हो रहा है, राइट। और उसकी वजह से ये लाइन यहाँ पे एरर थ्रो कर रही है और उसको हम यहाँ पर कैच कर रहे हैं। तो ट्राई कैच डालना जो है अच्छी बात है। इस टाइप की जो एरर्स होती है, अगर थ्रो हो जाती है, कोई सिंटैक्स एरर आता है या फिर जेसन सर्वर से गलत जेसन आ गया और पार्स कर रहे हैं आप, अगर वो एरर आती है तो उसको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो अलग से। लेकिन जो स्टेटस कोड वाली जो एरर है ना, 404 आया, 500 आया, तो उसके लिए आपको इसको हमेशा चेक करना है, ये हमेशा याद रखिए। rest.ok वो अगर फॉल्स है इसका मतलब प्रॉब्लम है, और उसको आप प्रॉपर यूज़र को मैसेज वगैरह आप दिखा सकते हो। ओके, सो ये है इसके अंदर ये। अब और एक प्रॉब्लम मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। उसके लिए ना एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और एक स्टेट बनाते हैं लोडिंग के लिए, बेसिकली कॉन्स्ट लोडिंग, सेट लोडिंग, एंड यहाँ पर करते हैं यूज स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा फॉल्स, और जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तो लोडिंग को करेंगे ट्रू ऐसे, एंड यहाँ पे जैसे रिस्पॉन्स आता है या फिर फाइनली ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फाइनली ब्लॉक, एंड इसके अंदर करेंगे सेट लोडिंग फॉल्स। ठीक है, इस तरह से कर लिया। और फाइनली यहाँ पर जाके हम ये कर सकते हैं कि इफ़ लोडिंग अगर है देन रिटर्न h1, एंड यहाँ पर कर सकते हैं लोडिंग इस तरह से, या फिर जो भी स्पिनर वगैरह आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो। तो क्या किया हमने, जस्ट हमने एक लोडर लगा दिया है जब तक डेटा फेच हो रहा है, और अभी सर्वर के ऊपर हमने क्या किया है, थोड़ा सा डिले जो है उसको सिमुलेट किया है। तो आप देख सकते हो कि ये रैंडम डिले आ जाएगा सर्वर पे। ये हमेशा ऐसी चीज़ें होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर डेटा कभी मिलता नहीं, कभी हमें 1 सेकंड लगेगा, कभी 2 लगेगा, कभी 4, अगर बहुत ही हालत ख़राब है तो मे बी 10 सेकंड 20 सेकंड भी लग सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रैंडम डिले हमने डाल दिया है, जो कि 1 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच में ये क्या करेगा, डिले कराएगा रिक्वेस्ट को। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमें ये जो 2 प्रोडक्ट्स है वो मिल जाएंगे। वापस आते हैं हमारे यहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर, एंड इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो लोडिंग आ गया, जल्दी से आ गया। इस बार फिर से करते हैं, इस बार भी आ गया, इस बार भी आ गया। एक बार फिर से करते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया इसने। अब यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जो टाइम है वो ये ले रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, एंड इनफैक्ट हम यहाँ पर सर्वर के ऊपर जाके देख सकते हैं कि कितना ये डिले ले रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, console.log करते हैं डिले यहाँ पे, ताकि हमें दिखेगा कि कितना डिले ये कर रहा है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए। सो वापस चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, एंड ये देखिए कितना टाइम हुआ, ये 4445
ओके, ये 2212 ये 2 बार इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर एक चीज़ हमें करनी होती है, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये डेवलपमेंट के अंदर 2 बार रिक्वेस्ट हो रही है। मैं इसको हटा देता हूँ अभी, एंड एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, एंड अब देख सकते हो 5262 का देखो ज़्यादा टाइम ये अभी ले रहा है, राइट। उसके बाद ये लोड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों दिखा रहे हो आप। देखिए, हमारी जो रियल वेबसाइट होती है ना, वो ऐसे ही काम करती है, कभी जल्दी आ जाता है रिस्पॉन्स, कभी बाद में आ जाता है, कभी टाइम लगता है। तो इस केस में यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाता है। 4-5 अगर 7 सेकेंड, मुझे लगता है कि 7 सेकेंड के बाद कोई यूज़र वेट नहीं करता किसी साइट का, मैक्सिमम 7 सेकेंड कुछ होता है। एक स्टडी के अंदर आया था कि 7 सेकेंड तक ही यूज़र वेट करता है किसी भी वेबसाइट का, उसके बाद छोड़ देता है उसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस जो है बेटर करने के लिए 2 चीज़ें इसके अंदर, यूज़र एक्सपीरियंस है और एक रीज़न है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, बट पहले यूज़र एक्सपीरियंस का देखते हैं। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे कि एक टाइम डिफाइन करेंगे कि हम चाहते हैं कि 4 सेकेंड तक अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम कैंसिल कर देंगे रिक्वेस्ट को ऑन, और यूज़र को रिट्राई का बटन देंगे। तो ये एक फीचर हो सकता है जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। हम यूज़र को बोल सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम कैंसिल करेंगे उस रिक्वेस्ट को और यूज़र को रिट्राई का बटन देंगे। इससे यूज़र ये नहीं सोचेगा कि अभी कितना टाइम लगेगा, बैठेगा वेट करते करते, राइट। सो ये एक चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे सर्वर बहुत ही मतलब स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, अगर हमारे एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे अगर यूज़र्स होंगे तो सर्वर के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट हैंग हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट पे मेक श्योर करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है ना वो एक टाइम के बाद कैंसिल हो जाए, फिर नहीं कर सकते हम रिक्वेस्ट। ये हम कर सकते हैं, और इसको करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं अबॉर्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये एक फीचर है अबॉर्ट कंट्रोलर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर कंट्रोलर एंड यहाँ पर करते हैं न्यू अबॉर्ट कंट्रोलर, इस तरह से, ठीक है। डायरेक्टली आप इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करना, ये अवेलेबल हो जाता है आपके कोड के अंदर, इस तरह से करना है। एंड ये जो फेच आप कर रहे हो ना, इसके अंदर हम सेकेंड पैरामीटर के अंदर एक ऑप्शन सेंड कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्नल, और सिग्नल के अंदर आप सेंड करते हो कंट्रोलर डॉट सिग्नल। फेच के अंदर हमने सिग्नल सेंड कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस कंट्रोलर की मदद से हम रिक्वेस्ट को, लेट्स से कि 3 सेकेंड के बाद हमें कैंसिल करनी है रिक्वेस्ट, वो हम कर सकते हैं। सो उसके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखिए सेट टाइम आउट, एंड यहाँ पर करते हैं देखिए यहाँ पर लेट्स से कि 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद हम करेंगे कंट्रोलर डॉट अबॉर्ट, इस तरह से, राइट। ये हम कर सकते हैं। और इसी के साथ में एक काम करना पड़ेगा, जब भी हम सेट टाइम आउट टाइमर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको क्लियर करने की हमें ज़रूरत होती है। तो मे बी हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्स्ट टाइमर इस तरह से इसको हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ। या फिर एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से नहीं, क्योंकि हमें इसको क्लियर करने के लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, जो रिटर्न फंक्शन होती है ना, यहाँ से क्लीनिंग फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। बट देखिए क्लियर टाइम आउट, यहाँ पे हमें टाइमर पास करना पड़ेगा, किसको करना है क्लियर, लेकिन ये अभी इस फंक्शन के अंदर है हमारा फेच डेटा, तो इसको बाहर ले सकते हैं बेसिकली, लेट टाइमर, एंड यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं, उसी टाइमर वेरिएबल को सेट कर दो, फिर फाइनली हम इसको क्लियर कर सकते हैं, राइट। ये एक चीज़ है। एंड हमें टाइमर और एक बार क्लियर करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हमें सक्सेस रिस्पॉन्स आ जाता है तो यहाँ पे भी हम टाइमर को क्लियर करेंगे, तो फाइनली के अंदर वो कर सकते हैं क्लियर टाइम आउट एंड टाइमर, इस तरह से। क्या किया है हमने, बहुत ही सिंपल है, एक अबॉर्ट कंट्रोलर बनाया है और एक टाइमर लगाया है कि 3 सेकेंड के बाद ये कंट्रोलर के ऊपर अबॉर्ट मेथड कॉल करेगा, दैट्स इट। और ये कंट्रोलर का जो सिग्नल है फेच को हमने पास किया है, तो जैसे ही 3 सेकेंड के बाद ये हिट करेगा, अबॉर्ट करेगा, ये जो रिक्वेस्ट हमने सर्वर के ऊपर की है वो कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो
इसको एक बार हम ब्राउज़र के अंदर टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं एंड यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं एंड रिफ़्रेश करने के बाद हमें नेटवर्क टैब के अंदर जाके देखेंगे। इस बार देखिए रिफ़्रेश एंड ये देखिए रिक्वेस्ट हो रही है 304। एक बार फिर से करते हैं रिफ़्रेश एंड लेट्स सी, ये देखिए ये जो है ना, ये हमारी रिक्वेस्ट जो है ये कैंसिल हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि क्या ये कैंसिल हुई है कि क्या एरर यहाँ पर दिखा रहा है। सो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी रिक्वेस्ट है ये कैंसिल हो चुकी है। एक बार फिर से अगर मैं करता हूँ तो देखिए कभी कैंसिल होगी, हाँ ये कैंसिल हो गई, कभी सक्सेस होगी, कभी कैंसिल होगी, ऐसे होगा। क्योंकि ये देखिए कैंसिल क्यों हो रही, क्योंकि अगर हम बैकएंड पे चलते हैं तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है ऑलमोस्ट 3 सेकेंड है, तो ये रिस्पॉन्स आने से पहले वो कैंसिल कर रहा है, बेसिकली उसको टाइम कम पड़ रहा है उसकी इस केस में। एक बार फिर से करते हैं इसको रिफ़्रेश एंड देखते हैं ये भी कैंसिल हो गया। फिर से एक बार करते हैं, फिर से करते हैं, ये देखिए अभी सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डिले हुआ था 2842 सेकेंड का हुआ था और हमारा जो टाइमर हमने लगाया फ्रंट एंड के ऊपर वो है 3 सेकेंड का। मतलब ये कैंसिल होने से पहले ही जो रिस्पॉन्स है वो आ गया और उसकी वजह से यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल नहीं हुई है, राइट। सो ये है बेसिकली आपका अबाउट कंट्रोलर और इस तरह से आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेट हम लेते हैं कि इज़ अबाउट और यहाँ पर करते हैं सेट इज़ अबाउट। हमें जस्ट एक बटन दिखाना है कि रिट्राई करने के लिए यूज़र को। सो यहाँ पर करते हैं यूज़ स्टेट एंड इज़ अबाउट फॉल्स करते हैं और फिर यहाँ पर हम करेंगे सेट इज़ अबाउट ट्रू करेंगे, क्योंकि ये अबाउट हो चुका है तो सेट करेंगे ट्रू। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं एंड मे बी यहाँ पर कर सकते हैं इफ़ इज़ अबाउट अगर है तो यहाँ पर मे बी बटन दिखा दीजिए रिट्राई का, राइट। इस तरह से इसके ऊपर हम बाद में मतलब हैंडलर लगाएंगे कि फिर से रिट्राई करने के लिए, बट अभी के लिए यूआई देखते हैं। सो ये यहाँ पर लोडिंग हो रहा है एंड देखिए कैंसिल हो गई रिक्वेस्ट यहाँ पर लास्ट वाली, तो रिट्राई बटन आ गया। तो यूज़र मैनुअली रिट्राई कर सकता है या फिर यहाँ पे आप मैसेज दिखा सकते हो कि इज़ टेकिंग टू मच टाइम और रिट्राई बटन करने के बाद फिर से ये रिट्राई करेगा, राइट। सो अब इसको रिट्राई करने के बाद फिर से अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए काफ़ी सिंपल है। रिट्राई करना मतलब बस ये वाली जो फंक्शन है इसको फिर से कॉल करना है हमें, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको मूव करेंगे बाहर, यहाँ पर या फिर बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं अभी के लिए, यहाँ पर कर लेते हैं। यू स्टेट के बाहर लेके जाना है बस बेसिकली। और एक काम करते हैं इसको, हाँ चलेगा यहाँ पे ही रखते हैं या फिर स्टेट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एक थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस जो है। यहाँ पर यू स्टेट रखते हैं एंड यहाँ पर ये फंक्शन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, ये जो टाइमर है ना इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा एंड टाइमर को यहाँ पे लेके चलते हैं। तो ये अभी क्लियर फंक्शन इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि टाइमर जो हमारा है दूसरे एक फंक्शन के अंदर आ चुका है। एंड ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या क्या चेंज होगा, देखिए सेट लोडिंग वगैरह सेम रहेगा, सेट प्रोडक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें वैसी ही रहेगी। जस्ट हमें ये जो फेच डेटा है इसको हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा ऑन क्लिक एंड यहाँ पर इस तरह से करते हैं फेच डेटा। सो होपफुली ये अभी काम करे। एक चीज़ इसके अंदर हमें शायद करनी होगी यहाँ पर शुरू में, देखिए यहाँ पर क्योंकि एक बार रिट्राई बटन हम प्रेस करेंगे ना तो मे बी पहली बार अगर एक बार अबॉर्ट हुआ है तो उसको फिर से रीसेट करना पड़ेगा। सो सेट इज़ अबॉर्ट को यहाँ पर करेंगे फॉल्स, रीसेट करेंगे फिर से, राइट। और बाद में फिर ऑटोमेटिकली अबॉर्ट होने के बाद फिर से वो ट्रू हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आते हैं एंड ये लोडिंग हो रहा है, रिट्राई, फिर से लोडिंग हो रहा है, देखिए एंड फिर से कैंसिल हो गया फिर से हाँ ये देखिए अभी भी कैंसिल हो गया,
करते रहेंगे जब तक ये रैंडमली सर्वर से आ रहा है डेटा। और यहाँ पर देखिए अभी ये सक्सेसफुल हो चुका है और हमें हमारा डेटा दिख रहा है, राइट। सो ये काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, बट इसको हम और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैनस्टैक क्वेरी। डेटा फेचिंग के लिए बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको कैशिंग करना है, रिट्राई करना है, अबॉर्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ट आती है। लोडिंग स्टेट, एरर, सब इसके अंदर है। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो टैनस्टैक क्वेरी है उसको सेटअप कर लिया है। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना, ये टैनस्टैक क्वेरी का वर्जन है, और राइट साइड में जो हमने इससे पहले जो बनाया था ना अभी यू स्टेट की मदद से, वो वाला वर्जन है। तो जल्दी से थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी चीज़ें इसके अंदर ईजी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये सारे जो स्टेट वगैरह जो हमने बनाए थे, यू स्टेट जो हमने बनाया था, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली यूज़ क्वेरी के अंदर आपको डेटा भी मिलता है, लोडिंग स्टेट भी मिलता है, एरर जो आ रही है वो भी मिल रही है इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें चली गई। उसके बाद ये जो फेच डेटा वाली जो फंक्शन थी ना, ये हमारी देखिए जिसके अंदर हम डेटा फेच कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जो मेन फेचिंग वाली जो चीज़ें थी उसको हमने बस एक फंक्शन के अंदर अलग से लेके गए। देखिए यहाँ पे फेच कर रहे हैं, एंड जो कंट्रोलर वाला कोड था ना, अबॉर्ट कंट्रोलर वाला, वो सेम उसी तरह से रह जाएगा। वहाँ पे कंट्रोलर फेच क्लियर कर दिया और डेटा को रिटर्न कर दिया इस फंक्शन से। हमने बस वो मेन चीज़ें उसकी एक्सट्रैक्ट करी है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये हम किसी और जो फाइल है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आपका कोड यहाँ पे और भी कम हो जाएगा। अब इस केस में देखिए और चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये सेट इज़ अबाउट लोडिंग, सेट लोडिंग, ये सेट एरर, ये किसी की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए ये यहाँ पे हैंडल कर रही है इंटरनली। ओके, सो देखिए इतना पहले कोड था हमारा अराउंड 71 लाइन्स, एंड ये अभी बना है 47 लाइन्स, ठीक है। कोड थोड़ा सा इजी हो चुका है, इसको अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो और 10-20 लाइन्स कम हो जाएंगी हमारी, बट चीज़ें थोड़ी सी अभी ज़्यादा रीडेबल हो चुकी है। और सिर्फ रीडेबल नहीं है, एक्चुअली यूज़ क्वेरी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर भी एक अपना खुद का अबॉर्ट कंट्रोलर है, इनबिल्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे हम उसका सिग्नल गेट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर इस तरह से, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी कैंसिल करता है, पता है, अबॉर्ट कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कॉल करता है उसका अंदर का जो अबॉर्ट कंट्रोलर है। अगर आपका जो कंपोनेंट है वो अगर अनमाउंट हो जाता है तो जो रिक्वेस्ट जा रही है उसको कैंसिल कर देता है, जो कि अच्छी बात है। इसी के साथ में अगर कोई की चेंज हो जाती है, ये जब भी हम फिल्टर्स और पैजिनेशंस वगैरह करते हैं तो क्वेरी पैरामीटर के अंदर कोई भी अगर एक फ़िल्टर चेंज हो जाता है तो हमें पुरानी रिक्वेस्ट कैंसिल करनी होती है और एक नई रिक्वेस्ट करनी होती है। तो वहाँ पे भी ये जो इसका इंटरनल अबॉर्ट कंट्रोलर है उसको यूज़ करता है। बट हमने क्या किया है, अभी हम इसका इंटरनल नहीं यूज़ कर रहे, हमें इस टाइमर के बेस के ऊपर करना है, तो बिल्कुल उसी तरह से एक अबॉर्ट कंट्रोलर बना के हम फेज के अंदर इसको पास कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले तो ना हम रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं वापस, एंड यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हो गई कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिट्राई हो रहा है, यूज़र को मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक रिट्राई हो गया, अब इसके अंदर डेटा आ गया, ऑटोमेटिकली रिट्राई, ये रिएक्ट क्वेरी हमारे लिए कर रही है। एक बार मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखते हैं, अब आ गया डायरेक्टली, देखिए कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ क्योंकि जल्दी आ गया डेटा। रिफ़्रेश, एंड अब देखिए कैंसिल हो गया, दूसरी रिट्राई हो गई, वो भी कैंसिल हो गई, फिर एक रिट्राई हो गया, उसके अंदर डेटा आ गया, राइट। मतलब ये जो रिएक्ट क्वेरी है ये रिट्राई करती रहेगी। जो डिफ़ॉल्ट है वो 4 है, 4 बार मतलब 3 बार रिट्राई करेगी बेसिकली, और जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो उसको। यहाँ पे अगर रिट्राई लिखते हो कि मैं चाहता हूँ कि 10 बार रिट्राई हो जाए, तो रिएक्ट क्वेरी क्या करेगी, अगर ये अबॉर्ट हो जाती है रिक्वेस्ट, वो 10 बार, जब तक डेटा नहीं आता है, जब तक एरर नहीं आती है, तब तक नहीं, मतलब जब तक डेटा नहीं आता है, जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते हम, तब तक वो इतनी टाइम रिट्राई करेगी, राइट। तो ये इससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ये बेटर हो जाता है रिएक्ट क्वेरी के अंदर। ओके, सो
ये बेसिकली है रिएक्ट क्वेरी। सो ये चीज़ें थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट है तो आपको जो टाइम स्टैक क्वेरी है वो यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपको सीखना है तो उसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं। अगर आपको उसको एकदम बिगिनर वाला वीडियो चाहिए तो राइट वाला वीडियो देखिए, और अगर आपको एडवांस वीडियो चाहिए तो लेफ्ट वाला वीडियो देखिए।